हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि एडीएएस का कंप्लीट 1 आवर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर 12 नंबर पक्के कर लिए होंगे। कंप्लीट मैंने आपको फॉर्मूले जितने भी न्यूमेरिकल्स थे सब कुछ करा दिए। आज रात को 9 बजे इसके सारे एमसीक्यू भी लेके आ जाऊंगा मैं। फिलहाल आपको एडीएएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, वो बताऊंगा आपको। और आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोशिश करूंगा एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन विद इन 20 to 25 मिनट्स में खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी if an economy plans to increase in income by 2000 करोड़, यानी कि इनकम जो है वो कितने से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 2000 करोड़ से, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 75%। एमपीसी 75% है यानी कि 0.75, तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0.25, दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। एस्टिमेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितनी नहीं इंक्रीज इन इनकम है ना, डेल्टा वाई आएगा, आई नहीं, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि ये टारगेट इनकम को अचीव कर सके। ध्यान समझना, डेल्टा आई जो है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी जो इनकम है। अब मैंने आपसे क्या कहा था आज ही रिवीजन के अंदर, मैंने कहा था कभी भी डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन में हो जाए तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना। पहला के का फॉर्मूला 1/MPS, तो 1/0.25 यानी कि के आ गया 4 टाइम्स। फिर के का एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा वाई है 2000, डेल्टा आई हमें नहीं पता, सो डेल्टा आई इज इक्वल टू 2000/4 यानी कि 500। तो 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर हम एक्स्ट्रा कर दें तो हमारी इनकम 4 गुना यानी 4 टाइम्स बढ़कर 2000 से इंक्रीज हो जाएगी। सो 500 करोड़ आपका आंसर आ गया। देखो इनका आंसर देखो इन्होंने दे रखा है, हमने भी उसी हिसाब से निकाल लिया, आंसर रिमेन सेम। डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्स एंटी सेविंग्स आर लेस, यानी कि एस जो है लेस देन आई। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो अनफुलफिल्ड डिमांड हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमें प्रोडक्शन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आज ही मैंने पढ़ा रखा था आपको, एडी अगर ज्यादा हो एस से तो क्या होगा, एस अगर ज्यादा हो या कम हो आई से तो क्या होगा। तो वही आंसर है, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। If ex ante savings are less than ex ante investment, it means that buyers are intending to buy more than what producers are intending to produce. जो प्रोड्यूसर सोच रहा है बायर उससे ज्यादा डिमांड कर रहा है, thus the inventory will fall below the desired level. Inventory fall हो गया, to restore the desired level of inventory, producer may intend to increase the output and employment in the economy. This mechanism will continue till the equilibrium is reinstated. जब तक equilibrium में नहीं आ जाता, प्रोडक्शन को क्या करना है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। राइट, आप मेरा आंसर देखना जो मैंने लिखवा रखा है, आप उसी हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। बिल्कुल। नेक्स्ट, read the following news published in September 26, 2022. The central bank has increased the benchmark of lending rate by 140 basis point. Identify the likely cause and consequences behind this action taken by the Reserve Bank of India. तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, लैंडिंग रेट को इंक्रीज कर दिया, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो लोग लोन कम लेंगे, लोग डिमांड कम करेंगे, यानी कि पहले डिमांड ज्यादा होगा। यानी कि बताओ कौन से, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस बिहाइंड दिस एक्शन। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात की गई, यानी पहले इन्फ्लेशन होगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लैंडिंग रेट को 140 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी में भी the cause behind the rise in the benchmark lending rate by the central bank. This step may force the commercial bank to increase the cost of borrowing for the general public. यानी कि जैसे ही lending rate बढ़ेगा, rate of interest जो है वो भी बढ़ जाएगा, और rate of interest अगर बढ़ेगा, अगर rate of interest increase होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो लोग लोन क्या लेंगे, लोग लोन कम लेंगे और डिमांड कम करेंगे, और ये तब तक करना है जब तक कि डिमांड सप्लाई के बराबर ना आ जाए, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना आ जाए। सेम यही क्वेश्चन आपको मनी बैंकिंग में बैंकिंग चैप्टर से भी पूछ सकता है। इट में डिस्करेज द जनरल पब्लिक फ्रॉम टेकिंग लोन, एज अ रिजल्ट इट में लीड्स टू फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड, सब्सिक्वेंट फॉल इन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है, आरबीआई जो डिसीजन ले रहा है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ले रहा है। स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग,
सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट। बहुत बेसिक और डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मेजर्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी, इट इज डिनोटेड बाय के। इसका फॉर्मूला लिख के आप जितने 2 नंबर का है आराम से आप 4-5 लाइन लिख सकते हो। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट दे आर गेटिंग वर्क। उनको जो जिस रेट पे काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनको उस रेट पे काम मिल गया, इसका मतलब वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज लेस, एडी लेस है एएस से, यानी कि आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो, यानी कि जो डिजायर आउटपुट है वो ज्यादा है और बायर जो विलिंग कर रहा है परचेज करने के लिए वो कम है, जिसकी वजह से अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। आपके पास सप्लाई ज्यादा कर रहे हो तो अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। इसको रिड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को फॉल इन प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ेगी सो दैट इक्विलिब्रियम लेवल कैन बी अटेन। तो वही लिखा है वन एक्स एंटी aggregate demand is less than X anti-aggregate supply, it means that household are planning to consume lesser than what the firm expected them to. This may leads to unintended accumulation of inventory. आपके पास unintended, आपने सोचा नहीं था, लेकिन क्यों? क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो आपके पास स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए to bring back the inventory to desired level, producer may reduce the output. तो producers को plan to fall in the production, उसको गिराएंगे ताकि वो ADS के बराबर आ जाए। तो आप लिखो किसी भी तरीके से, लेकिन ये कुछ बातें हैं, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स में होना मस्ट है, होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स में आप करके बहुत कुछ आते हो, लिख के बहुत कुछ आते हो, बट नंबर नहीं आते क्योंकि आप कुछ भी कहानी लिख के आ जाते हो। थोड़ा आपको सिलेबस सेंट्रिक रहना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स को आपने मतलब डालना पड़ेगा अपने नोट्स के अंदर, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर, यानी कि कुछ भी आप कहानी लिख दो, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी निकालना है आपको। देखो सी दे रखा है और आई दे रखा है, मैंने आपसे कहा था कभी भी आपको सी और आई देना तो वाई का फॉर्मूला लगा लो C प्लस आई। तो C कितना है 200, y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 y, ये C हो गया, प्लस I कितना है, I जो है वो आपको कितना दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है आपका 4000, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 4000। तो आप सॉल्व कर लो तो ये हो गया y माइनस 0.75 y इक्वल टू 4200, y में से 0.75 y जाएगा तो 0.25 y इक्वल टू 4200, तो y इक्वल टू 4200 डिवाइड बाई 0.25, तो 4200 है, 4200 डिवाइड बाई 0.25, ये हो गया 16800, ठीक है। 16800 देखो आपका इनकम आ गया आंसर। आप ये कैसे भी निकाले उससे मतलब नहीं है, आपको जैसे सिखाया है वैसे आप निकाल देना। फिर दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, दूसरी निकालना है टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सी निकालना है। तो आपको पता है सी फंक्शन तो ऑलरेडी दे रखा है 200 प्लस 0.75 वाई, तो सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 इंटू वाई। तो वाई आपने कितना निकाला है 16,800 आपने निकाला है, तो 16,800 इंटू 0.75 ये हो गया आपका 12,600 और प्लस ये 200 यहाँ पे, तो सी आ गया आपका 12,800, 12,800 आपके पास आ गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। 7. For a hypothetical economy, the government incurred an investment expenditure of 1,000 crore. Investment expenditure कितना है 1,000 करोड़ है। If the value of MPS fall from MPS घट गया 0.25 से 0.1, calculate the value of increase in income due to change in the value of MPS. अच्छा मेरी बात समझना, आपको इस क्वेश्चन में चेंज इन आई दे रखा है, ठीक है, डेल्टा आई आपको गिवन दे रखा है कितना 1000 करोड़ और आपको MPS दिया हुआ है 0.25। बाद में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है बाद में जो MPS है वो 0.1 हो गया, डेल्टा आई रिमेन सेम कितना है यहाँ पे 1000। अब जरा बच्चों एक बात बताओ, अब यहाँ पे K का फॉर्मूला क्या है 1/MPS, तो K आ गया 4, तो जो डेल्टा वाई होगा, अब K का फॉर्मूला क्या है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा आई 1000 है, तो 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 1000, तो डेल्टा वाई यहाँ पे आ गया आपका 4000, यानी कि 1000 से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और MPS 0.25 है तो डेल्टा वाई इनकम जो है वो कितने से बढ़ जाएगा 4000 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगा। अब इस सिचुएशन में भी अगर आप ऐसे निकालो 1/MPS तो ये आएगा आपका K 10 टाइम्स, जो K है वो आ गया आपका 10 टाइम्स। फिर K का फॉर्मूला क्या है
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा वाई हमको नहीं पता, डेल्टा आई कितना है 1000, तो 10,000, तो डेल्टा वाई जो है वो कितना आ गया 10,000। यानी कि एमपीएस के घटने से जो डेल्टा वाई है वो बढ़ गया 6000 से। कितने से? 6000 से। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एमपीएस। एमपीएस के चेंज होने से 6000 से आपकी इनकम बढ़ गई। आप आंसर चेक करो, देखो ये आ गया लास्ट में आंसर 6000, बिल्कुल उसी तरीके से निकाला है, लेकिन एक फॉर्मेट रखा है इन्होंने, एमपीएस लिख दिया, फिर डेल्टा, फिर के लिख दिया, फिर चेंज इन इनकम लिख दिया, और यहां से कैलकुलेट कर लिया कि 4 से 10 हो गया, 4 से 10, तो 6000 से इंक्रीज हो गया इनकम। इन एन इकोनॉमी एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स। ये देखो एडी ज्यादा है एएस से, है ना। पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द सेम द लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर एडी ज्यादा है एएस से, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो उस सिचुएशन में लोग अगर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आपका आउटपुट कम है, यानी प्लान आउटपुट जो है आपका कम है, जिसकी वजह से अनप्लान डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा? जो ये अनफुलफिल्ड डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को ग्रेटर करना पड़ेगा। व्हेन एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई, इट मींस दैट हाउसहोल्ड आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन व्हाट फर्म इज एक्सपेक्टेड टू देम। तो फर्म जितना बेचना चाहता है उससे ज्यादा खरीदना चाहते हैं। दिस विल लीड्स टू अनइंटेंडेड फॉल इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री घट जाएगा। टू रिस्टोर द डिजायर्ड इंटेंडेड लेवल ऑफ इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर में एक्सपैंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और उससे क्या होगा? प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ाएंगे तो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट देयर मे बी एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार ही मिलेगा और इकोनॉमी भी सर्वाइव करेगी, उसको ज्यादा इनकम मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके सारा कुछ पॉइंट समझा दिया। अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। 9 पे आते हैं। विद द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे प्रमोट द कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस फंड विथ इट। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक को प्रमोट करता है टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद इट, टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद इट। यानी कि जो कंट्रोल करना है ना, उसके लिए क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कमर्शियल बैंक से कहता है आप अपना सरप्लस पैसा हमें दे दो, आप अपना सरप्लस पैसा जो है वो हमें दे दो, वो बैंक वो जनरल पब्लिक को लोन मत दो। यानी ये बात किसकी कर रहा है? रिवर्स रेपो रेट की। अब मुझे बताओ, रिवर्स रेपो रेट को इन्फ्लेशन में बढ़ा दिया जाता है, एक्सिस डिमांड में इसको बढ़ा दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, वही है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक में पार्क देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू डिक्रीज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा देती है आरबीआई। आरबीआई में इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, विद द इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट इट बिकम्स ल्यूक्रेटिव फॉर कमर्शियल बैंक टू पार्क सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। Consequently, this may leads to reduction in the lending capacity। तो भाई ये लुभावना है, अट्रैक्टिव है कि यार आरबीआई हमको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो जनता को पैसे कम देंगे उधार, और जनता को जब वो पैसे कम देंगे उधार तो लैंडिंग कैपेसिटी उनकी कम हो गई, तो उससे क्या होगा? जनता को पैसा कम मिलेगा, लोग डिमांड कम करेंगे। दिस लीड्स टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, और वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो सीधा सीधा नहीं बोल रहा कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा रिवर्स रेपो रेट से, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा। मैं यही कहना चाहता हूं, आप याद करके पढ़ के सही से जा रहे हो, आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो फंस जाओगे आप एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। कंस्ट्रक्ट और एक्सप्रेस द कंजप्शन फंक्शन एट 200 लेवल ऑफ इनकम। आपको कंजप्शन फंक्शन भी बनाना है, इनकम का जो लेवल है वो कितना है? 200। वाई दे रखा है, और जीरो लेवल पे देखो आपको सी मिल ही जाएगा। जीरो लेवल पे एस अगर -30 तो जीरो लेवल पे जो सी होगा वो भी कितना होगा? 30 होगा। भाई आप कुछ भी नहीं कमा रहे, सेविंग -30 है, मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है इस केस में? 30 है, तो कर लेंगे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे, ये सारा का सारा यहाँ देखो, एपीसी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग है -30, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई, तो सी है 30 और वाई है 0, तो ये अनडिफाइन हो गया। बाकी ये सारा का सारा है ही। अब एस निकालोगे, एस कैसे निकालोगे? अगर एपीसी 1 है, अगर एपीसी 1 है तो एपीसी अगर 1 है तो फॉर्मूला क्या होता है एपीसी का? सी अपॉन वाई, सी मुझे नहीं पता, वाई 100, तो सी कितना हो गया आपका? 100। अब सोचो इनकम मेरी 100 है, कंजप्शन भी 100 है, तो सेविंग कितना होगा? 0। और एपीसी जब 1 रहता है तो उस सिचुएशन में एपीएस 0 रहता है, और एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, एस 0 होता है तभी तो एपीएस 0 होगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। अगला, अगर एपीसी 0.85 है तो एपीएस कितना होगा?
अगर एपीसी 0.85 है तो एपीएस कितना होगा 0.15। अब एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई, ये 0.15 है, एस हमें नहीं पता कितना है, वाई कितना है 200। अब 200 को 0.15 से आप कर दो मल्टीप्लाई, 200 को 0.15 से 30, तो यहाँ पे सेविंग्स कितनी आ गई 30। अब अगेन यहाँ पे जो एपीसी है वो 0.8 है, तो एपीएस कितना होगा 0.2। एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, यहाँ पे वाई कितना है 300। अब 300 को 0.2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो एस जो आएगा वो कितना आएगा आपका 60, तो यहाँ पे एस लिख दो, कितना आ गया 60। सेविंग्स क्लियर हो गई। अब आपको एमपीएस निकालना है, तो एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो पहले लेवल पे तो सारे ब्लैंक आएंगे बिकॉज इससे ऊपर हमें कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे डेल्टा वाई तो हर जगह 100 100 100 है, नो डाउट डेल्टा वाई तो यहाँ पे हर जगह ही 100 100 100 है, चेंज इन वाई कांस्टेंट है। अब डेल्टा एस यहाँ पे 0 माइनस माइनस 30 हो गया, प्लस का 30, तो ये आ गया 0.3। ठीक है, तो जो मार्जिनल, अच्छा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.3 आ गया, फिर 30 में 0 गया 30, तो 30 अपॉन 100 ये भी 0.3 आ गया, 60 में से 30 गया 30, और 300 में से 200 गया तो 100, तो ये भी आ गया 30 अपॉन 100 0.3। तो एमपीएस कितना आ गया 0.3। अब आपको निकालना है कंजप्शन फंक्शन, तो C इज इक्वल टू ए बार 30, और कंजप्शन अगर एमपीएस 0.3 है तो एमपीसी कितना होगा, एमपीसी कितना होगा 0.7। तो ये इस तरीके से लिखना है, पूरा डिटेल में आपको नहीं लिखना है, आपको बस इसी तरीके से लिखना है। तो ये आ गया आपका कितना कंजप्शन फंक्शन पूरा का पूरा आ गया। देखो हमने आंसर देखो सारा लिख दिया, बिल्कुल मैच हो गया हमारा, और ये रहा 30 प्लस 0.7 वाई, 0.7 वाई। अच्छा आपने इसे 200 मत लिखना, नहीं तो फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा ना कि कैलकुलेशन हो नहीं रही इसकी। आपको ना ये 200 से कोई लेना देना नहीं है, आप सीधा सीधा ना वाई लिख दो। कुछ बच्चे अलग तरीके से करते हैं इसलिए वो 200 दिया हुआ है, लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो ये आ गया आपका कंजप्शन फंक्शन 30 C इज इक्वल टू 30 प्लस 0.7 वाई। ये दूसरा तरीका है, जो 200 दिया गया वो उसको इस तरीके से करना है, बट जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ए बार दिया हुआ है, आपने एमपीसी निकाल लिया और बस वाई को साथ में रख के आप निकाल लो। इसे बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन, जो इनकम और कंजप्शन में रिलेशनशिप शो करता है। इन एन इकोनॉमी एक्स, ये सेम देखो कितनी बार पूछा गया है, यानी ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है, बच्चे इसी को छोड़ के जाते, कितनी बार पूछ लिया गया है। एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो अनफुलफिल्ड डिमांड आप कर रहे हो, और अनप्लान जो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक कम हो गया, अनप्लान डिक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, और जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे अगर डिमांड जो लोग ज्यादा कर रहे हैं तो। इन एन इकोनॉमी इफ एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड, इट मींस दैट हाउसहोल्ड आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन व्हाट फॉर्म एक्सपेक्टेड टू देम। सेम लाइन कॉपी कट कॉपी पेस्ट, दिस विल लीड्स टू एन अनइंटेंडेड फॉल इन इन्वेंट्री। टू रिस्टोर द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर में प्लान टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। एज अ रिजल्ट देयर मे बी एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे अलग अलग पेपर में पूछा गया है। अच्छा नेक्स्ट है, अज्यूम द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, ये सारा का सारा डेटा दे रखा है, और आगे ऑटोनोमस कंजप्शन दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है, लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इज द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होता है क्लास, जब एडी एएस के बराबर होता है, और एएस को बोलते हैं वाई और एडी को बोलते हैं क्या है सी प्लस आई। तो क्या ये इक्वेशन मैच हो रही है, एक बार देखते हैं। सी कितना है, सी है 25 प्लस एमपीसी 0.9, और वाई कितना है 2000 इज इक्वल टू वाई। तो देखते हैं वाई हमारा 2000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वाई 2000 निकल के आ गया समझ लो हमारा सही है। 2000 टू 0.9 1800, और प्लस आई भी, तो ये तो पूरा का पूरा सी हो गया, प्लस आई, आई कितना है 25 है, तो 1850 आ गया इसमें। सो 1850 जो है हमारा आ रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1850, और इन्होंने लेवल ऑफ इनकम दे रखा है 2000, हेंस इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे देखो 1850 आ गया, सो दस इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल ऑफ 2000। तो 2000 लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। जस्टिफाई करना था आपने, लिख के जस्टिफाई कर दिया, बस खत्म। ये ऑल्टरनेट आंसर है। हम चाहें तो एस और आई को इक्वालिटी दिखा के भी ये पता कर सकते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो यहाँ पे एस आ गया 175, जबकि आई जो है वो अलग दे रखा है फिगर, है ना, आई 25 दे रखा है, तो ऑब्वियसली क्लास एस आई के बराबर भी नहीं आएगा, और एडी इक्वल टू एएस के बराबर भी नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है ही नहीं 2000 लेवल ऑफ इनकम पे। सो आप लिख दोगे हेंस इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। व्हेन एक्स एंटीग्रेड डिमांड फॉल शॉर्ट यानी कि एडी छोटा है, एएस बड़ा है, यानी कि जो डिमांड है वो कम है, सप्लाई ज्यादा कर रहे हो, इसे वो क्या बोलते हैं मुझे बताओ, प्लान। देखो ये है अनप्लान, है ना, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम।
प्लान एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इकट्ठा होता चला जा रहा है, ठीक करने के लिए प्रोडक्शन को कटौती करोगे, प्रोडक्शन में कम करोगे, ठीक है। इन्वेंट्री विल पाइल विद अप प्रोड्यूसर व्हिच मे लीड्स टू अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ध्यान रखना, अनइंटेंडेड मतलब अनप्लान, अनप्लान लिख सकते हो। आपके पास एक्यूमुलेशन, स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, लोग खरीद नहीं रहे, आप सप्लाई करते चले जा रहे हो। अच्छा, डिफेंड और रिफ्यूट करना था इस स्टेटमेंट को, क्या था, यहां पे लिखा है कि फॉल इन अनइंटेंडेड इन्वेंट्री, रिजल्ट फॉल इन अनइंटेंडेड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो है वो घट रहा है। तो ये डिफेंड नहीं करो, उल्टा आएगा, इन्वेंट्री इकट्ठा होता चला जा रहा है आपके पास क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो। दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, यानी आप इस स्टेटमेंट के साथ नहीं हो, आप इस स्टेटमेंट का बचाव नहीं करते। स्टडी द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग स्टडी करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज रेपो रेट, सेल गवर्नमेंट सिक्रीज, इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट, ये तीनों ही कंट्रोल करने के लिए होता है इन्फ्लेशन या एक्सिस डिमांड। आइडेंटिफाई द इंडिकेटेड सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, आप एक्सिस डिमांड भी लिख सकते हो। The above image indicates the situation of inflation. दूसरा, explain any two steps taken by the Reserve Bank of India, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी से लिखोगे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आइडेंटिफाई एनी टू स्टेप्स विच में, तो आप इस सिचुएशन में आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज को, पब्लिक को सेल करेगा, और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, है ना। तो ये 2 पॉइंट लिखने से 3 लिख रखा है, तो कोई भी 2 पॉइंट आपने इसे एक्सप्लेन कर देना है बस, और कुछ नहीं। मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, पहले पहचानो सिचुएशन को, फिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो लिखो मॉनेटरी पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी मत लिख देना। अब ये क्वेश्चन आ गया, सेविंग कर्व कैन बी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। आज ही मैंने तुम्हें शाम को बताया था कि कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व कैसे निकालते हैं। ये डायग्राम मैंने बता सका था कि जहां पे यहाँ पे इक्वल है ना वाई और सी के, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पे एस 0 के बराबर होना चाहिए। ये ओ सी का जितना भी गैप है वो प्लस का अगर 20 है तो ये माइनस का 20 होना चाहिए। स्लोप ऑफ सी कर्व इज एमपीसी, स्लोप ऑफ एस कर्व इज एमपीएस। सी फंक्शन का स्लोप एमपीसी है, एस फंक्शन का स्लोप एमपीएस है। तो मैंने ये बातें बताई थी, एक ये वाला पॉइंट बताया था, एक ये वाला पॉइंट, और एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट, 3 पॉइंट बताया था। साथ मैंने बताया था 1 माइनस स्लोप ऑफ सी कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ एस कर्व, और 1 माइनस स्लोप ऑफ एस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ सी कर्व। ये डायग्राम जरूर बनाना, जहां भी पूरी इकोनॉमिक्स में आपको क्लास ग्राफ बनाने का मौका मिले, आप फ्री हैंड से, स्केल से लेकर, पेन से लेकर, पेंसिल से आप डेफिनेटली बनाओगे ना, एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। ग्राफ में सारी चीजें भर देना, यहाँ क्या क्या रख रहे हो, एक्स एक्सिस पे क्या रख रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या रख रहे हो, कौन सा ग्राफ किस चीज का है, ये एएस है, ठीक है, एएस लिखो या वाई लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो बस वो आपने लिखना है, इन्होंने जो लिखा है वो छोड़ो, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है पॉइंट्स आप सीधे सीधे वही लिख देना। फॉर टू हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ए और बी एमपीसी, देखो एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, एक है ए और दूसरा है बी, उसका एमपीसी दे रखा है 0.6 और इसका दे रखा है 0.8। अज्यूमिंग बोथ इकोनॉमाइज ऑटोनोमस कंजप्शन, ए बार जो दे रखा है, सी बार या ए बार लिख लो, ये 40 है दोनों का, और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है आपको कितना, ये 100 है, 100 है। निकालना क्या है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ए, यानी कि आपको ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालना है इकोनॉमी ए का। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, कौन सा लेवल ऑफ इनकम होता है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, जहां पे वाई सी के बराबर हो। तो वाई तो हमें पता नहीं है, और जो सी है वो कैसे निकलेगा, ए बार प्लस बी वाई, बी है एमपीसी, और y कितना है हमें पता ही नहीं है y कितना है, तो इधर भेज दो। तो y माइनस 0.6 वाई इक्वल टू 40, तो 0.4 वाई इज इक्वल टू 40। सो यहाँ पे क्लास y निकल के आएगा 40 अपॉन 0.4, तो ये 40 है डिवाइड बाई 0.4, ये आ गया y 100। तो इनकम जो है वो कितना आ गया आपका 100 आ गया। तो 100 लेवल ऑफ इनकम पे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। देखो आंसर देखो दे रखा है, तो एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ, ब्रेक इवन पे वाई सी के बराबर होगा, इक्वल पुट किया और आ गया आंसर। तो पहले का आंसर तो आ गया 100। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालते हैं, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। तो वाई इक्वल टू सी कितना दे रखा है आपको, 40 प्लस 0.8 एमपीसी है इंटू वाई प्लस आई कितना है 100, तो ये हो गया आपका 140। तो ये y माइनस 0.8 वाई इक्वल टू 140, तो 140 को डिवाइड बाई 0.2 कर दो तो 700 आ गया आपका y। तो जो नेशनल इनकम है वो आपका आ गया 700, ठीक है। जो नेशनल इनकम है वो कितना आ गया आपका 700, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आ गया 7। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आ गया 700, राइट। तो ये सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन शायद लेटेस्ट मैंने पहले भी करा रखा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एंड सीबीएसई का सैंपल पेपर मैं जल्दी करा दूंगा, चिंता नहीं करो, वो भी अच्छे से एक एक क्वेश्चन करा दूंगा कि आंसर्स कैसे आते हैं, कैसे लिखे जाते हैं आंसर्स, आप क्या तैयारी करके जाते हो और पेपर कैसा पूछता है वो मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके 17. Read the following text carefully. Union Finance Minister stated that investment in infrastructure and productive capacity
have large multiplier impact on growth and employment. In the view of this, capital investment outlay is being proposed increase steadily in the budget by 1000 करोड़। यानी कि देखो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आ गया 1000 करोड़ से, बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसेस। देखो अब बच्चों को मैं कितनी बार बताता हूँ भैया ये पेपर में आएगा ही आएगा 6 नंबर का, लेकिन वो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के ना घबरा जाते हैं। क्या है, अरे भैया बेतुकी की बात क्वेश्चन करता है, नंबर उठा लो, यहाँ पे है 1000, ये हो गया 1000 करोड़ से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, और आपको एमपीएस दिया 20%, तो एमपीसी कितना होगा 80%। एमपीसी मिल गया, ये फिगर मिल गया, बना लो टेबल और पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे देखो टेबल बना रखा है, तो आप चेक करो जरा, राउंड लिखोगे इंक्रीज इन आई इंक्रीज इन वाई, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज इन एस, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज जरूरत कुछ नहीं है। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़, तो इनकम भी 1000 करोड़ से बढ़ेगा। चेंज इन कंजप्शन 80% है ना, क्योंकि एमपीएस 20% था, तो एमपीसी 80%, तो ये 800 रुपए हो गया, 800 यहाँ आ गया, उसके 80% 640, 640 यहाँ आ गया, उसके 80% 512। ये थर्ड के बाद लिख दो ऑल अदर राउंड, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख देना, मैंने ऐसे सिखाया है आपको, ऑल अदर राउंड। तो 1000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम 5 गुना बढ़ गया। ये 5 गुना कैसे आया, के का फॉर्मूला क्या है 1 एमपीएस, एमपीएस है 20% 0.2, तो के आ गया 5 टाइम्स, तो 1000 का 5 टाइम्स 5000, 80% आ गया 4000, और 20% कितना आ गया 1000। ये सब 20 में 1000 में से 800 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 800 में 640 यहाँ, 160 यहाँ, 640 में से 512 यहाँ, 128 यहाँ। अब 4000 में से ये सारा माइनस करके यहाँ लिख दो बैलेंसिंग फिगर, 1000 में से ये सारा माइनस करके लिख दो बैलेंसिंग फिगर, और 5000 में से ये सारा माइनस कर दो, तो 640 800 प्लस 1000 माइनस 5000, ये आ गया 2560। यहाँ पे कितना आ गया 2560, ये आंसर आ गया। अब इसका 80% अगर आप निकालोगे तो 2048 यहाँ पे आ गया, और जो 20% है 20% है यहाँ पे ये आ गया आपका 20% कितना आएगा 12, ये कितना है 2560 का 20% ये आ गया 512 512। अब आप ऐड कर लो इन सबको, बिल्कुल बराबर आएगा, गलती का चांस ही नहीं, आ गया 1000। तो जैसा मैंने तुम्हें सिखाया बिल्कुल वैसा ही है, बस क्वेश्चन डायरेक्टली ना देके घुमा के पूछ रहा है। थस द अबव शेड्यूल इंडिकेट दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ होता है, तो जो इंक्रीज इन टोटल इनकम होगा वो 5000 करोड़ हो जाएगा, जो कि 5 गुना है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का। यानी कि इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ रहा है इनकम उसका 5 गुना बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ रहा है तो सोचो इनकम 5000 से बढ़ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बस खत्म। तो देखो लगभग 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे गए इस चैप्टर से। सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, 40 नंबर की मैक्रो है, जिसमें से 12 नंबर का अकेला चैप्टर है। अभी मैं इसके एमसीक्यू भी करा दूंगा और मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा खत्म। तो आज शाम तक मुझे प्रॉमिस करो किसी भी तरीके से रात 12 बजे से पहले आज एडीएस तक खत्म कर दोगे। कल हमारा मैक्रो पूरी तरीके से खत्म है, फिर होली एंजॉय करना और होली की शाम को अपना आराम से पढ़ाई करेंगे और चीजें करेंगे। बाकी 15 और 16 को मैं पूरा का पूरा इंडियन मैक्रो का 10 मिनट रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा जो आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।